सो आपका स्वागत है नीट के 60 डेज के क्रैश कोर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा सिलेबस, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सिलेबस है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो कुछ इस तरीके से, इसमें ग्रुप 13 से ग्रुप 18 हमें 6 ग्रुप पढ़ने होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। जनरल इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स देखने होते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स। यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ये भी हमें चेक करना होता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी के, जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जो ग्रुप हैं, उन सभी के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनमें उनका क्या यूनिक बिहेवियर हो, किस तरीके से वो और क्यों है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम 2 से 3 क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे वो कुछ थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया था, और पीरियडिसिटी हम स्टार्ट कर चुके थे। तो आज के हम जो टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे वो होगा पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, बोरोन फैमिली देखेंगे, फिर उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, फिर यूनिक बिहेवियर देखेंगे बोरोन का, क्योंकि बोरोन फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप में, और उसके बाद ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली, फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे कार्बन के, फिर यूनिक बिहेवियर ऑफ द कार्बन एलिमेंट इन ईच ग्रुप एंड इन 14th ग्रुप, इन इट्स ग्रुप लिख लेते हैं, इन इट्स ग्रुप, इन इट्स ग्रुप, ठीक है, इन इट्स ग्रुप। और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये पीरियडिक टेबल दिखाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं 13 से 18 तक ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और नोबल गैसेस। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोल देते हैं आपको पता ही है, चाल्कोजेंस, और नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस। ठीक है, चलिए मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था लास्ट क्लास में। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5 एटॉमिक नंबर, 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, लास्ट चार का मैं सिर्फ बता रहा हूँ, गैलियम का 4s2 4p1, इंडियम का देख सकते हैं आप। इस तरीके से जब आप नीचे की तरफ चल रहे हैं तो सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2p1 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 सेम है, बस 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ ns2 np1, और जो n है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट, बताइए, जो n है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू पीरियड। तो जैसे जैसे पीरियड चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपकी n की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि होगी हमारी पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें मैंने आपको एटॉमिक साइज डिस्कस कर लिया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो क्या होते हैं, पहले वो समझ लीजिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स राइट साइड में लोकेटेड है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, और इन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं, और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वेरियस कंपाउंड्स भी हैं इनके, जैसे PS3, NH3, इंटरेस्टिंग है H2O, H2S, HCl, बहुत सारे एटसेट्रा इनके इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स भी हैं। अब बात आती है पीरियडिसिटी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी की। पीरियडिसिटी क्या है, प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो रिपीटेशन होने लगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन को हम क्या बोलते थे, पीरियडिसिटी। मान लीजिए मैं फर्स्ट एलिमेंट से 8 पे गया, तो जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वही इसकी मिली। फिर मैं 8 से नेक्स्ट पे गया, तो फर्स्ट से 8 पे जाने में तो हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th को, मतलब 3 और 3 6 एलिमेंट्स को छोड़ा। फिर से 6 को छोड़ दो, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जब 15 पे मैं पहुंचूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को छोड़ के 7th पे मैं पहुंचूंगा। जैसे फर्स्ट को छोड़ के मैं 8th पे पहुंचा, तो फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी सेम मिली। और उसी तरीके से जब मैं 8 से 15 पे जाऊंगा तो मुझे 15 और 8 की प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। तो इस तरीके से मुझे प्रॉपर्टीज क्या मिलने लगी, सेम मिलने लगी, मतलब रिपीटेशन होने लगा। उसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एटॉमिक साइज। जो हमारा एटॉमिक साइज होता है, ध्यान से समझिएगा, वो एक तरह से एटम का साइज है, मतलब न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ तक फैला हुआ है वो इसका एटम का साइज है, उसी से एटॉमिक रेडियस बन जाती है। बट समझने वाली बात यह है कि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट क्या होता है, बताइए, डिक्रीज। लेफ्ट से राइट क्या होता है, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। अब ये जेड इफेक्टिव क्या है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, इसका हो जाएगा 2,4, नाइट्रोजन का हो जाएगा 2,5, ऑक्सीजन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 और फ्लोरीन का हो जाएगा 2,7। मैं एक शेल आपको बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये न्यूक्लियस, और ये बोरोन की फर्स्ट के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपकी सेकेंड एल शेल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस और ये फर्स्ट जो शेल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, शेल
जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन और फोर्स बढ़ता जाएगा, और जो शेल है वो धीरे धीरे पास आती रहेगी, न्यूक्लियस यहीं रहेगा और शेल धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आती रहेगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में डेफिनेटली साइज इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो रिपल्शन नहीं बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी यहाँ पर होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से बहुत ज़्यादा है आपका ये अट्रैक्शन वाला चार्ज, न्यूक्लियर वाला चार्ज। और न्यूक्लियर वाले चार्ज को मैं जेड इफेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी शील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ चार्ज को तो वो इलेक्ट्रॉन्स खुद से रोक लेते हैं, इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक जाने से पहले, तो इसलिए आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली उतना चार्ज फील नहीं करते जितना कि न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। तो जिसको हम जो जितना वो फील कर देते हैं उसे हम कह देते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को बोला जाता है एक्चुअली में जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा इज ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, जितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा उसको माइनस कर देंगे जितना इनर इलेक्ट्रॉन शो कर रहे होंगे, और जो जेड होगा उसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जेड इफेक्टिव, जो एक्चुअल चार्ज है जो फील किया जा रहा है लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जो एक्चुअल चार्ज फील किया जा रहा है किसके द्वारा, लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए। अब हमें इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो आप मुझे बताइए, एक केस में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो किस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा, भाई इस केस में इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन या रिपल्शन नहीं अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू दिस केस, क्योंकि इस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा पास है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस एक अच्छा होल्ड बना रखेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। बट अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ तो न्यूक्लियस का उतना अच्छा होल्ड नहीं होगा अपनी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसलिए जिस वजह से मैं इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी देता हूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आउट होना इस वाले केस में इजी है एज कंपेयर टू दिस। इस वाले केस में न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अच्छा होल्ड है, अगर न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अच्छा होल्ड है तो वहां पर मैं एनर्जी ज़्यादा देर सप्लाई करनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो चाहिए हमें रिमूव करने के लिए लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को किसी आइसोलेटेड गैसेस आइटम से, वो ज़्यादा होगी जब हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात हुई, आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, और जितना कम एटॉमिक साइज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। एक केस में तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है सिर्फ इस सेल से और एक केस में इलेक्ट्रॉन निकालना है इस सेल से, तो यहाँ पर एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेस आयनाइजेशन एनर्जी या लो आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे क्या होगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लियर, ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। मैं रिपीट करता हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट शो पीरियोडिसिटी, मीनिंग दे वेरी इन रेगुलर पैटर्न अक्रॉस ए पीरियड और डाउन ए ग्रुप। एटॉमिक साइज जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है वो डिक्रीज करता है अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीज करता है डाउन ए ग्रुप। तो अक्रॉस ए पीरियड तो मैंने आपको शो कर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड, जनरली इंक्रीज करती है, दोनों बातें जनरली है एटॉमिक साइज वाली आयनाइजेशन एनर्जी की भी, और डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। मैं आपको डाउन द ग्रुप दोनों पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इजी पॉइंट है ये और ध्यान से आप समझेंगे। देखो पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप चले, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक्स वाई जेड आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जब आपने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम का एग्जांपल लिया और आप नीचे की तरफ चल रहे हैं, इसका इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 एटसेट्रा आगे चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, ऐसे भी मत लिखिए, 1s2 की फॉर्म में लिख लीजिए। हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे 4 शेल। मतलब क्या हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में गया, नेक्स्ट शेल में गया तो साइज बढ़ गया। अब आप कहोगे कि अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन भी तो बढ़ रही है। अब समझिए यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर क्या है, पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन,
और एक है आपका जेड इफेक्टिव, और एक है नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे, या बोलूं एडिशन ऑफ न्यू शेल। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा, और एडिशन ऑफ न्यू शेल भी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चाहता है कि शेल का साइज इस तरीके से बढ़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लिया न्यूक्लियस, ये मैंने लिया लिथियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन इस शेल में। ठीक है, ये 2 और 1 वाला केस है लिथियम का, ये के शेल, ये एल शेल। ये मैंने लिया न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल, नेक्स्ट शेल एल शेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के बाद कौन आता है, सोडियम वाला केस, तो 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 2,1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आएगा 1। अब हुआ क्या, ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, x से बहुत ज्यादा बड़ा। मतलब समझने वाली बात ये है कि अगर एडिशन ऑफ न्यू शेल हो गया तो जेड इफेक्टिव कितना भी ज्यादा हो जाए, वो उस सेल को इस सेल से पार नहीं करवा पाएगा। और दूसरा यहाँ पे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक तो एडिशन ऑफ न्यू शेल हो गया, दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से शेल्स दूर ही जाएंगी, पास नहीं आएंगी। तो 2 फैक्टर है दूर ले जाने में, एक फैक्टर है पास लाने में, तो रिजल्ट क्या आता है, दूर ले जाना। मतलब डाउन द ग्रुप हमेशा साइज क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। डाउन द ग्रुप साइज हमेशा क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि एडिशन ऑफ न्यू शेल हो गया जिसने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के पॉइंट को, फैक्टर को ओवरकम कर दिया, और इस वजह से साइज हो गया इंक्रीज। साइज क्या हो गया, इंक्रीज। अगर हमारा साइज इंक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो किस केस में ज़्यादा, किस केस में कम होगी, तो डेफिनेटली आपको पता है अगर साइज बड़ा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस का लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड कम है, थोड़ी सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर साइज छोटा है तो आपको पता है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज़्यादा है, और न्यूक्लियस का अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड जाता है तो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो आयनाइज करने के लिए किसी एटम को जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो क्लियर सी बात यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली रिलेटेड थी। मतलब अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर एटॉमिक साइज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको बताया। मैं एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों का लिख देता हूँ। ये हम चले लेफ्ट टू राइट, पहले लिखता हूँ एटॉमिक साइज। जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, तो BCNOF में जैसा कि मैंने आपको बताया तो एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने में जनरली डिक्रीज। ठीक है, अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूं तो डेफिनेटली ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल इसने क्या किया है, ओवरकम कर दिया जेड इफेक्टिव को। ठीक है, इसने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया जेड इफेक्टिव को, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज और टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ा रहा है। किधर बताइए, जेड इफेक्टिव कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जा रहा है अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो होगा क्या, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहेगा ड्यू टू जेड इफेक्टिव। बट टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है, और साथ में टॉप टू बॉटम मूव करने पर एडिशन ऑफ न्यू शेल हो रहा है। और एडिशन ऑफ न्यू शेल का मतलब है एक शेल तो यहाँ पर और एक शेल यहाँ पे पहुंच गए, कितना भी अट्रैक्शन कर लो फिर भी वो अपनी प्रीवियस वाली शेल को
मतलब क्या नहीं कर पाएगी, अपनी प्रीवियस वाली सेल को जंप नहीं कर पाएगी और साइज को उससे छोटा नहीं कर पाएगी। मतलब टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीजेस। अब अगर एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये तो होती है इनवर्सली रिलेटेड, और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि ये होती है डायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली सॉरी, कैसी होती है, इनवर्सली। तो अगर एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगी क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट आउट करने के लिए, आयनाइज करने के लिए उस एटम को। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं हमारे किस चीज के, ये दो फैक्टर्स हैं हमारे आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज के। मैं रिपीट करता हूं, एटॉमिक साइज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिक्रीज करेगा अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीज करेगा डाउन ए ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप। ठीक है, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर एकदम से इजी सी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल द पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, जब हम लेफ्ट से राइट गए इस तरीके से तो इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उतना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड अच्छा होगा। अपने इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं, सामने भी कोई इलेक्ट्रॉन दिखने लगे उस पर भी होल्ड अच्छा बना लेगा, जिस वजह से क्या होगा, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। बट अगर मेटलिक कैरेक्टर की बात करूं तो ध्यान से समझिए, मेटल का मतलब है जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूँ, देखो सारी चीजें साइज से रिलेटेड है, तो साइज हो रहा है कम क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज हो गया कम। साइज होना कम की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस जो करते हैं वो मेटल्स होते हैं जनरली, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतनी इजीली। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अक्रॉस ए पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट, और डाउन करेगा इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप। क्लियर? ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटेलिक करेक्टर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये एलिमेंट्स के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि मैंने बताया S2P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें NH2 आप अगर आप लिखना चाहें तो 2s2 2p1 3s2 3p1, तो एक p और 2s के इलेक्ट्रॉन्स को ये यूज करेगा और 3 इसका क्या है, 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बोरोन इज नॉन फॉर इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। बोरोन कोवलेंट कंपाउंड्स भी बना सकता है और ये इसकी एबिलिटी है। एल्यूमिनियम इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे एरोस्पेस में भी एल्यूमिनियम का काफी यूज है। कुछ रिएक्शंस देख लेती हैं बोरोन की, कुछ रिएक्शंस आप देख सकते हो। बोरोन ने जब मेटल M के साथ रिएक्शन करी तो बनाया एक कंपाउंड MXBY। क्या बनाया? MXBY। जब बोरोन ने O2 के साथ रिएक्शन करी तो बना दिया एक कंपाउंड B2O3। जब बोरोन ने हेलोजन के साथ रिएक्शन कर दी तो BX3 बना दिया। HNO3 के साथ बोरोन ने रिएक्शन करके H3BO3 और NO2 बना दिया। बोरोन ने N2 के साथ रिएक्शन करके BN टाइप का कंपाउंड बनाया, बोरोन नाइट्राइड। क्या बनाए? बोरोन नाइट्राइड। बोरोन ने जब MH3 के साथ रिएक्शन करी तो बन गया Bn प्लस H2। Bn मतलब बोरोन नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बोरोन ने जब सल्फर के साथ रिएक्शन करी तो बना लिया B2H3, और जब इसके साथ रिएक्शन करी NaOH के साथ तो बन गया Na3BO3 प्लस H2। Na3BO3 प्लस H2। ये कुछ रिएक्शंस है किसकी? बोरोन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बोरोन के, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नीट एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, Why is BCl3 more stable than TlCl3? मतलब बोरोन ट्राइक्लोराइड थैलियम ट्राइक्लोराइड से ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो बोरोन भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Tl भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो BCl3 is more stable than TCl3 because in boron 2s2 2px1 all 3 valence electrons are available for bonding with chlorine, while in TCl3 inert pair effect आ जाता है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, और 6s क्या करेगा, 6s2 6px1 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। 6s ऑर्बिटल क्या करेगा, एक्सपीरियंस से मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिस वजह से ओनली 6p1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। 6s2 पर इतनी ज्यादा स्क्रीनिंग कर दी जाती है, मतलब वो इजीली पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और दस ओनली 6p1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग विद क्लोरीन, मेकिंग BCl3 मोर स्टेबल देन TlCl3।
BCl3 मोर स्टेबल देन DACl3। आप ये भी कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं तो +3 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड। हाइड्रोबोरिक एसिड पूछ रहा है, हाइड्रोबोरिक एसिड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बताओ जो गलत हो। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स होता है आपका Ne2B4O7.NH2O। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स होता है Na2B4O7.NH2। इट हैज ए लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट डज नॉट एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर बट एक्ट एज ए लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन। समझ लेते हैं इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है Na2B4O7। बोरेक्स क्या होता है Na2B4O7.10H2। It is prepared by acidifying an aqueous solution of borax. It is prepared by acidifying an aqueous solution of borax. ठीक है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रेसिपिटेटेड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2 गिव्स 2NaCl प्लस H3BO3 मतलब बोरिक एसिड। सिंपल प्रेसिपिटेटेड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन बोरेक्स का। दी जो ऑप्शन है वो कह रहा है इट हैज ए लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो लेयर स्ट्रक्चर ऑफ जो H3BO3 का होता है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट डज नॉट एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर एज इट एक्ट एज ए लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर हाइड्रोक्सिल आयन। जब वो OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो प्रोटॉन डोनर की तरह एक्सेप्ट बिहेव नहीं करेगा। सो इट इज नॉट ए प्रोटिक एसिड बट एक्ट एज ए लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए हाइड्रोक्सिल आयन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर लुईस बेस। तो BOH होल थ्राइस right dot 2H2 gives BOH whole 4 negative plus H3O positive. So option B C D correct है but option A incorrect है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड नहीं है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा लुईस एसिड करेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड्स फॉलोज द ऑर्डर Bi3 BBr3 BCl3 BF3। देखो बोरोन सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगी। अब किस पे डिपेंड करे? अब डिपेंड करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो सॉल्यूशन कह रहा है एज एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग रिड्यूसेस डाउन द ग्रुप लीडिंग टू मोर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब आप इधर से इधर मूव कर रहे हो BF3 से BCl3 से BBr3 से Bi3 तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है? इस तरीके से डिक्रीज। और अगर बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बोरोन भी सेकेंड पीरियड का है और फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है। जब दोनों ही सेकेंड पीरियड के हैं तो क्या होगा? दोनों के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग अच्छी होगी। दोनों किसके? सेकेंड पीरियड के। तो दोनों के ऑर्बिटल्स में एनर्जी क्या होगी? दोनों के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग क्या होगी? अच्छी होगी। तो अगर ओवरलैपिंग अच्छी है, बैक बॉन्डिंग अच्छी है तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी फील नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील नहीं होगी, तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा या कम करेगा। सेम आएगा BCl3 BBr3 और Bi3 के कॉन्सेप्ट में। Bi3 के कॉन्सेप्ट में क्या होगा? क्योंकि बोरोन 2p 2s2 1s2 2s2 2p1 है और I क्या होगा? 6 पे पहुंच जाएगा। फ्लोरीन 2 पे, देन क्लोरीन, बताइए जल्दी। थर्ड पीरियड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मैं लिख देता हूं यहां पे। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में, क्लोरीन थर्ड पीरियड में, फ्लोरीन फोर्थ पीरियड में और एस्टेनिन फिफ्थ पीरियड में। ठीक है, अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो जो फ्लोरीन जो आयोडीन है, ठीक है, वो जो आयोडीन है
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो आयोडीन है वो फिफ्थ पीरियड का मेंबर है। फिफ्थ पीरियड का मतलब क्या हुआ कि बैक बॉन्डिंग वहां पर उतनी ओवरलैपिंग और अच्छी नहीं होगी, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उस केस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी जो आने वाला जब आप इस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएंगे क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम। जो वेनेडियम है V2O5, ये भी V2O5, ये भी V2O5, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिखना बेसिसिटी का ऑफ ऑक्साइड्स का, ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड। तो वेनेडियम जो ट्राई ऑक्साइड है V2O3, इसका अगर हम निकालें बेसिक करेक्टर तो 2x माइनस 6 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। और इस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। और इस केस में कितना, +8। तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स पूछी हुई है, ऑक्साइड्स की बेसिसिटी क्या है। तो अगर हमें ऑक्साइड्स की बेसिसिटी देखनी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है ऑर्डर होना चाहिए +3 V2O5 +4 मतलब V2O4 +5 मतलब V2O5 एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर डेफिनेटली इंक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे पॉजिटिव नेचर इंक्रीज करेगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता जाएगा और बेसिक नेचर उतना कम होता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या कवर किया है मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। हमने कवर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 का हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, और जनरल होता है ग्रुप 13 का NH2 NP1। उसके अलावा हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें हमने एटॉमिक साइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, हमने क्या देखा, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और उसके बाद हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, और फिर हमने क्या देखा, फिर हम डिस्कस करेंगे अब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।